वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल। जैसा कि मैंने कहा था कि डिस्टेंस रिले के ऊपर तो बहुत से लेक्चर और लिटरेचर मौजूद होता है और वो आमतौर पे सेटिंग से डील कर रहे होते हैं। सेटिंग्स जोन 1, जोन 2, जोन 3 और इस तरह टाइमिंग वगैरह। तो उसमें मैं बना दूंगा, मेरे पहले से भी लेक्चर मौजूद हैं उस सिलसिले में, लेकिन मैंने ये सोचा था, पहले ही बताया, कि मैं वो टॉपिक को भी टच करूं जो आमतौर पे लोग टच नहीं कर रहे हैं और वो लोगों के जहन में होते हैं और ज़रा मुश्किल भी वो चीज़ें हैं, या वो कोई आसान चीज़ें भी नहीं है। तो उसमें एक चीज़ तो पहले मैंने कवर की थी, आर्क रेजिस्टेंस क्या होता है, ताकि पता चले कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कैलकुलेशन क्या है। अब मैं ये टॉपिक आज लिया है अंडर रीच। तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, इसी तरह हम ओवर रीच को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद और भी इसी सिलसिले में फिर हम कर्व और डायग्राम भी बनाएंगे। इसमें भी मैंने बनाई है सारी डायग्राम, मैंने इस पर खुद बनाई है, कहीं से कॉपी नहीं की है। आप देखेंगे अभी जो मैंने फिगर्स भी बनाई हैं इस सिलसिले में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कुछ कैलकुलेशन भी किए हैं। तो बहरहाल वो ऐसे टॉपिक हम लेंगे जो आसान नहीं है, थोड़े मुश्किल हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप वो कैलकुलेशन और सारी चीज़ों को याद रखें। तो लेट्स सी। लेकिन रीच ऑफ डिस्टेंस रिले क्या होती है? वो ये है कि डिस्टेंस रिले को आप सेट करते हैं कि एक ख़ास वैल्यू पे ऑपरेट करे। और पहले भी इसकी प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हैं, मैं इसमें रिपीट नहीं कर रहा कुछ भी, कि आपको पता है कि ये वोल्टेज और करंट को मेजर करती है और वो उसके रेशो पे ऑपरेट करती है। और चूंकि वो वोल्टेज और करंट का रेशो इम्पीडेंस के बराबर होता है, तो फिर उसको हम कहते हैं डिस्टेंस रिले है। और इम्पीडेंस चूंकि प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, तो उसको हम डिस्टेंस रिले कहते हैं। तो ये भी सबको पता है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। और हम इसमें फिर आगे चलते हैं कि अंडर रीच क्या चीज़ है। अब देखिए, ये एक फॉल्ट आया और ग्राउंड फॉल्ट मैंने शो किया, और अगर आप मेरी वो देखें वीडियो, आर्क फॉल्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसमें भी मेंशन है सारी चीज़ें। तो अब ये मैंने इसमें फेस टू ग्राउंड फॉल्ट लिया है। ये फेस टू फेस भी हो सकता है। फेस टू फेस में फार्मूले में ये वाला डिस्टेंस डालेंगे जो मैंने उस वीडियो में बताया, दूसरी। और फेस टू ग्राउंड के केस में आप ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है आर्क का, ये डालेंगे। ये कौन सा होगा? ये टावर के साथ लिया जाता है। अब ये ज़मीन यहाँ से ऐसे डायरेक्ट नहीं, बल्कि टावर से फ्लैश ओवर हो जाएगा कहीं पर भी ये गिरेगा तो। अब ये जो फॉल्ट आर्क रेजिस्टेंस है, आर्क का एक रेजिस्टेंस होगा, तो क्या होगा कि ये जो देखिए मैंने सेटिंग की हुई है Z1 पे, यहाँ तक फर्स्ट जोन, ये कि ये मैंने 80% 75% करते हैं। आपको पता है सब चीज़ें, ये मेरी वीडियो मौजूद है, नई बनाऊंगा थोड़ी सी। अब अगर ये फॉल्ट आया और ये रेजिस्टेंस में ये सारा ऐड होकर के पता ही चला कि ये रिले को ये पता चल रहा है जो यहाँ पे लगी हुई है इस जगह पे, कि ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको तो नहीं लगेगा ना कि ये Z1 से कम है। वो तो जब ऑपरेट करेगी जब उसकी सेटिंग Z1 है और उससे कम होगा। जैसे ये देखें ना, असल में तो कम है, अगर ये आर्क रेजिस्टेंस ना लगाएं तो ये कम है। फॉल्ट की लोकेशन अंदर है, फर्स्ट जोन के अंदर है। लेकिन ये रेजिस्टेंस अगर इस वाले रेजिस्टेंस से इतना जो बचा इससे ज़्यादा है, तो फिर वो रिले कैसे ऑपरेट होगी? उसको तो रिले को लगेगा फॉल्ट यहाँ पर है या यहाँ पर है, डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि रिले जो है वो अंडर रीच कर रही है, वो अपने जोन के अंदर ऑपरेट नहीं कर पा रही है सही तरह। इसका ये मतलब होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लफ्ज़ है, लेकिन आप गौर करें कि ये इस तरह है। तो मैंने यहाँ पर इसी की डिटेल दे दी है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, जो मैंने अभी कहा, वो मैंने फिर वो डायग्राम यहाँ पे कॉपी की है और यहाँ पर बता दिया। तो अंडर रीच का एक कॉज क्या हो गया, रीज़न? वो ये हो गया कि आर्क फॉल्ट रेजिस्टेंस, अगर आर्क फॉल्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी है कि रिले को ये लगे कि फॉल्ट जो है बहुत दूर है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है दूर तक, और उसकी जोन की सेटिंग कम है, तो वो ऑपरेट नहीं करेगी। उसको लगेगा कि जोन 2 में फॉल्ट है या जोन 3 में फॉल्ट है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है जो कुछ है, और इसको आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मेरी बात जो सुन रहे हैं तो वो भी काफ़ी है। अब इसी को मैंने इस तरह दिखा दिया कि देखिए, ये एक इम्पीडेंस रिले है, इसका ये एक फर्क करो कि सर्किल है, और ये ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस है। इसमें इस तरह ही होता है, आर और एक्स देखें इस तरह है, तो ये है। अब इसकी सेटिंग मैंने की हुई है पी पे, कि अगर इतना हो जाए तो ये ऑपरेट हो जाए, इससे अंदर होगा तो ऑपरेट हो जाएगा। अब हुआ क्या कि आर्क रेजिस्टेंस ऐड हो गया, तो इसको मैंने यहाँ वेक्टोरली दिखाया है, ज़रा वेक्टर से घबराएं मत। और समझ में ना भी आए तो इतनी बात समझ लें कि ये रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ऐड हो रहा है। क्यों? ये देखें, ये आर है, इधर है ना,
तो फिर ये रेजिस्टेंस इसमें जो है ये एक्स के साथ जो है इधर ऐड होगा। ये क्या हुआ कि नया जो इम्पीडेंस जो रिले देख रही है वो हो गया ये पी डैश ओ पी डैश हो गया, क्योंकि ये ऐड हुआ ना, इसमें ये रेजिस्टेंस ऐड हो गया, आर्क रेजिस्टेंस है ये, इसको मैंने यहाँ पर शो कर दिया, थोड़ा गलत सी बनी हुई है, लेकिन ये इसको समझे कि ये बराबर ही है यहाँ से यहाँ। तो ये दूसरा जो वेक्टर बन गया, तो दूसरा वेक्टर देखिए बाहर चला गया, तो फिर वही बात हो गई कि जो सेटिंग है उस सर्किल से बाहर निकल गया। ये समझो एक सैंपल डायग्राम बना दी है इम्पीडेंस रिले की, और ये प्रिंसिपल को बिल्कुल सही सही जाहिर कर रही है, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर आप बस इतना सा समझे कि अगर रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा लाइन के अंदर, तो वो जो है टोटल इम्पीडेंस बढ़ जाएगा, और रिले को ही लगेगा कि फॉल्ट दूर है, उसके जोन से बाहर है। तो क्या हो गया कि अंडर रीच का मतलब ये है कि जब उसको ऑपरेट करना चाहिए तो वो ऑपरेट ना हो। ये समझ लें, इस तरह वाली बात है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है। मुझे खुद भी लगता था कि यार ये अंडर रीच से क्या मतलब हुआ। उर्दू में ये समझे कि बस अगर वो नहीं ऑपरेट हो रही और उसको लग रहा है कि ये इम्पीडेंस ज़्यादा है जहाँ पर फॉल्ट है, तो वो ऑपरेट नहीं करेगी। ऑपरेट कब करेगी? जबकि सेटिंग से उसको लगे कि इम्पीडेंस कम है अब। तो अब अगर फॉल्ट डिस्टेंस ठीक ठाक ज़्यादा है, तो फिर तो कैसे ऑपरेट करेगी? वो तो उसको लगेगा कि बहुत दूर है, जोन 2 में है, 3 में है, तो वो वेट करेगी अगले जोन का। तो ये बड़ी आसान सी बात है, वन ऑफ द कॉजेज है ये। फिर ये है कि अगर पैरेलल में इनफीडो देखें, ये डायग्राम भी मैंने खुद ही बनाई है, ये कहीं से कॉपी नहीं की है, खुद मैंने डायग्राम बनाई है। 2 स्टेशन 3 शो किए हैं, ये केई लिख दिया, इस पे मैंने एस्को लिख दिया, इसको मैंने सेप्को का लिख दिया। ये कहीं समझो शक्कर में हो गया, ये हैदराबाद हो गया, ये कराची हो गया। अब इसके बाद ये जो लाइन का डिजिग्नेशन है, मैंने लिखा है K2H एंड K1H। ये मैंने क्या किया, अगर आपने मेरी देखी हो कैनेडियन डिजिग्नेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो ऐसे करते हैं कि एक का अल्फ़ाबेट लेते हैं, दूसरे का अल्फ़ाबेट लेते हैं, और दूसरे पे नंबर डाल देते हैं बीच में कि ये 2 है और ये 1 है। तो ये मैंने आपको, अगर मेरी आप कैनेडियन डिजिग्नेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें ये है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया जानबूझ के कि आप लोगों को नज़र आए। इसी तरह हैदराबाद 1 और एस फॉर सबको शक्कर, तो ये हैदराबाद और शक्कर हो गया। तो ये देखें, ये मैंने कौन से यूज़ किए हैं नॉमेनक्लेचर या डिजिग्नेशन, ये मैंने कनाडा में जो इस्तेमाल होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। अगर नेटवर्क देखें, आप कभी जाएंगे इंशाल्लाह कोई आप लोग, तो आपको थोड़ा सा कभी एकदम जहन में आ जाएगा, अरे हाँ ये तो हमें मालूम है, खुशी होती है इंसान को। अब इसमें देखिए ये फॉल्ट यहाँ पर आया हुआ है। अब इस फॉल्ट में क्या होगा कि देखिए यहाँ से भी ये फॉल्ट करंट फीड होगा और यहाँ से भी फॉल्ट करंट फीड होगा, क्योंकि दो लाइनें पैरेलल में है। ये तो कॉमन है इतना इम्पीडेंस, ठीक है। यहाँ अभी आर्क फॉल्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ये दूसरा केस है, दो केसेस हैं अंडर रीच के। एक तो हो गया आर्क फॉल्ट वाला, और एक ये हो गया कि पैरेलल लाइन है, दो लाइनों से फीड हो रहा है। अब लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस रिले की, यहाँ लिख दिया मैं डिस्टेंस रिले। इस रिले को क्या हो रहा है, इसको करंट तो ये I1 मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। लेकिन वोल्टेज जो रिले को मिल रहा है, वो वोल्टेज अगर देखें तो ये यहाँ से जा करके ये पूरा यहाँ से ये रेजिस्टेंस यहाँ तक, ये, और प्लस ये जब आएगा तो यहाँ आने के बाद ये करंट भी इसमें फ्लो होगा। इसके मतलब है यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो यहाँ पर I1 प्लस I2 की तरफ से होगा। इतना टुकड़े में I1 प्लस I2 है, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये I1 प्लस I2 को ज़रब करेंगे इस इम्पीडेंस से, और इस वोल्टेज ड्रॉप को आप I1 से ज़रब करेंगे, यानी कि अगर Z1 है तो I1 Z1 होगा, और यहाँ पर ये I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई ये ZL, मैंने ये इम्पीडेंस लिखा है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, देखें दो लाइनें हैं, आगे चलते जाते हैं, रिपीट करता जाता हूँ कि देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, दो लाइनें हैं और इनका इम्पीडेंस जो है ये मैंने सेट कितना किया, लाइन की सेटिंग जहाँ फॉल्ट शो किया है वही मैंने ले लिया कि Z1 प्लस ZL पे सेटिंग है। अब रिले कब ऑपरेट करेगी, जबकि टोटल उसको लगे कि इम्पीडेंस जो वो देख रही है V बाई आई से निकाल के, उसको लगे कि वो Z1 प्लस ZL से कम है। अगर वो ज़्यादा हो गया तो फिर वही बात है, फिर नहीं ऑपरेट करेगी। तो सेटिंग भी Z1 प्लस ZL ली है। मैंने फिर डायग्राम रिपीट की है ताकि आप लोगों को पहले पीछे कैसे जाएंगे, तो मैंने देखे फिर रिपीट कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए। क्या किया है, सेटिंग अज्यूम की है कि ये यहाँ तक, पहले ये जो सेटिंग है सेकंड जोन कह लो जो भी है, वो सेटिंग यहाँ तक है, Z1 प्लस ZL तक सेटिंग है सेकंड जोन की। अब क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि ये जो सेकंड जोन की सेटिंग मैंने की है, और जो मैं V निकालूंगा वोल्टेज, कैसे निकालूंगा, I1 Z1 प्लस यहाँ पर दो करंट है I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई ZL, और डिवाइडेड बाई फिर I1, फिर I1 क्यों, डिवाइड बाई I1 प्लस I2 क्यों नहीं, इसलिए कि जो डिस्टेंस रिले पिछली डायग्राम में मैंने बनाई हुई है वो यहाँ पे है,
यानी इसकी बात कर रहे हैं हम। K1H जो ट्रांसमिशन लाइन है, अगेन ये क्या है K1H? ये कैनेडियन डिजिग्नेशन है लाइन का। तो ये जो रिले ये तो I1 देख रही है, तो वोल्टेज रेशो जब निकलेगा, वोल्टेज और करंट का रेशो, तो देखिए वो कैसे निकलेगा। ये देखें वोल्टेज, देखें वोल्टेज क्या है, वो I1Z1 में बार बार कह रहा हूँ प्लस जेड एल, और फिर I1 प्लस I2। लेकिन करंट कितना है रिले के थ्रू? ये करंट थ्रू द डिस्टेंस रिले K1H पे कितना है? I1 है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो वोल्टेज है इसको डिवाइड कर दूंगा I1 से, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कि इम्पीडेंस कितना है। उसको मैं कह रहा हूँ ZM। ठीक है। अब ये देखें ये ZM इसके बराबर हो गया। वो अगर आप उसको फर्दर ड्राइव करेंगे, Z1 से तकसीम कर देंगे, तो ये जवाब आ जाएगा इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर। अब अगर आप इसको देखें कि मेजर्ड इम्पीडेंस जो है अगर ये ग्रेटर देन इससे होगा, तो रिले विल नॉट ऑपरेट। क्यों ऑपरेट नहीं करेगी? क्योंकि वो तो ज़्यादा हो गया। फिर वही बात, उसको हमेशा सेटिंग से कम होना चाहिए जब ऑपरेट करेगी। मोटी सी बात याद कर लें। और जब नहीं ऑपरेट करती है सेटिंग, और फॉल्ट होता है आपका उसकी रेंज में और नहीं ऑपरेट करती है, तो हम क्या कहते हैं? अंडर रीचिंग, यानी नहीं पहुंच रही। अंडर को मतलब ये समझे कि नॉट रीचिंग, नॉट डिटेक्टिंग, नॉट डिटेक्टिंग द फॉल्ट। अंडर को मतलब ये समझ लें आप कि वो उसको नहीं देख पा रही है, नहीं ऑपरेट हो रही है। तो ये अंडर का लफ्ज़ मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया है कि यार ये क्या है, ये अंडर ओवर, कंफ्यूजिंग है। अब अगर इसको हमें ख़त्म करना है तो क्या करें? एक सिस्टम ये भी होता है रिलेज में, मॉडर्न रिलेज में, कि रिले में एक प्रोविज़न होता है कि जो जो ओरिजिनल, जब जो उसको वोल्टेज जो करंट मिला शुरू में, तो वो उसको जो है अपने अंदर सेव कर ले और उसी वैल्यू को यूज़ करे। वो किस केस में? ये उस केस में जब आर्क रेजिस्टेंस वाला मैंने बात कर रहा हूँ। या देखें आर्क रेजिस्टेंस, ये ज़रा सही कर दूंगा मैं। तो आर्क रेजिस्टेंस है, तो आर्क रेजिस्टेंस अगर फर्स्ट जोन में है तो शुरू में आर्क रेजिस्टेंस कम होता है, तो उस वक्त वो के जो वैल्यूज है ना उनको सेव कर लेती है, फिर उसके ऊपर ही कैलकुलेशन करती है। तो ये भी एक प्रोविजन होता है, उसकी वजह से काफ़ी बचत हो जाती है। तो समरी इसकी ये हुई कि अंडर रीचिंग का मतलब ये है कि जहाँ रिले को ऑपरेट होना चाहिए वहाँ नहीं हुई। नंबर ये हो गया। और उसके मैंने दो केस डिस्कस किए। एक केस क्या है कि अगर आर्क में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिले को लगेगा कि ये दोनों मिला के इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है और मेरी जो सेटिंग रेंज है उससे बाहर निकल रहा है, तो जोन मेरे जोन से बाहर है। फर्स्ट जोन में है तो फर्स्ट जोन से बाहर है, टू की बात हो रही है तो टू से बाहर है। और दूसरा ये कि अगर पैरेलल लाइंस हो तो उसके ऊपर फिर ये इफेक्ट आता है कि लाइन का जो टोटल आप देखें तो वोल्टेज ड्रॉप और करंट को कैलकुलेट किया मैंने, तो वो फिर उसको देखना पड़ेगा कि वो अगर ज़्यादा है तो वो रिले को लगेगा कि बाहर है। और ये जब आप एक लाइन का शटडाउन देते हैं तो उस वक्त भी ये मसले मसाइल आते हैं, उस वक्त भी ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अलग मैं डिस्कस करूंगा, वो दूसरा केस होगा। तो फिलहाल ये इतना आप याद रखें। इंशाल्लाह ये वीडियो मैंने सोच सोच के बना रहा हूँ कि, और डायग्राम भी खुद बना रहा हूँ। शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें और लोगों को बताएं कि देखें, सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए। और मुश्किल टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, ये आप लोग अप्रिशिएट करें। तो मुश्किल टॉपिक जो देख रहा हूँ मैं, मुश्किल टॉपिक को कर रहा हूँ, जो मुझे खुद भी मुश्किल लगते थे किसी ज़माने में, लेकिन जब समझ में आ गए तो मैं चाह रहा हूँ सबको बता दूँ।